हेलो एंड वेलकम टू ऑल। पिछले यूनिट में हमने पढ़ा था कि मटेरियल साइंस में इंट्रोडक्शन ऑफ मटेरियल साइंस पढ़ा था। फिर हमने क्रिस्टल स्ट्रक्चर पढ़ा था, यूनिट सेल पढ़े, क्रिस्टल डिफेक्ट्स क्या होते हैं, कौन कौन से डिफेक्ट्स होते हैं, इन सब के बारे में हमने डिस्कस किया। फिर हमने इलास्टिक और प्लास्टिक डिफॉर्मेशन के बारे में समझा और साथ में हमने डिस्कस किया था कि हॉट वर्किंग कोल्ड वर्किंग क्या होता है, उन दोनों के बीच में बेसिक डिफरेंसेस क्या होते हैं, इन सब के बारे में हमने डिटेल में डिस्कस किया। और एक सिंपल सा क्लासिफिकेशन हमने वैसे पढ़ लिया है, लेकिन फिर से हम एक बार मटेरियल के इंजीनियरिंग मटेरियल जो होते हैं उनके क्लासिफिकेशन को थोड़ा सा एक बार और रिमाइंड करके फिर हम सेकेंड यूनिट से शुरू करते हैं। कि सेकेंड यूनिट में सबसे पहले हम लोग एक बार क्लासिफिकेशन ऑफ इंजीनियरिंग मटेरियल देख लेंगे। तो इंजीनियरिंग मटेरियल को उनके प्रॉपर्टीज और एप्लीकेशन के बेसिस पे क्लासीफाई किया गया है मेटल में, सिरेमिक में, पॉलीमर में और कंपोजिट में। ये चार ब्रॉड क्लासिफिकेशन है मटेरियल के। और मेटल जो है फर्दर क्लासिफाई होता है फेरस मेटल में और नॉन फेरस मेटल में। वैसे ही सिरेमिक क्लासिफाई होता है क्रिस्टलाइन सिरेमिक्स में और ग्लासेस में। और पॉलीमर की बात करें तो पॉलीमर जो है ये थर्मोप्लास्टिक होते हैं, थर्मोसेट्स होते हैं, इलास्टोमर्स, ये पॉलीमर्स होते हैं। और कंपोजिट की बात करें तो ये डिपेंड करता है कि किस तरह का मैट्रिक्स मटेरियल उसके अंदर है, उसके अकॉर्डिंग इसको क्लासिफाई करते हैं कि मेटल मैट्रिक्स कंपोजिट है या सिरेमिक मैट्रिक्स कंपोजिट है या पॉलीमर मैट्रिक्स कंपोजिट है। ये एक ब्रॉड क्लासिफिकेशन हम कह सकते हैं। और अगर हम बात करें मटेरियल साइंस में जो नए नए डेवलपमेंट हो रहे हैं, जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो रहा है, इसकी वजह से नए नए तरीके के जो है मटेरियल भी डेवलप होते जा रहे हैं। स्मार्ट मटेरियल इनको कहते हैं। एक होता है जिसको हम लोग स्मार्ट मटेरियल होते हैं जो काफ़ी सेंसिटिव होते हैं रिस्पॉन्स के लिए, चाहे हम फोर्स की बात करें या किसी भी तरह के रिस्पॉन्स के लिए काफ़ी सेंसिटिव होते हैं, स्मार्ट मटेरियल्स होते हैं। और भी बहुत सारे कई तरह के नए नए मटेरियल डेवलप हुए हैं। नए एडवांसमेंट की वजह से मटेरियल की कैटेगरी जो है मेम्स के नाम से भी डेवलप होती हुई है आजकल, जिसको हम लोग कहते हैं माइक्रो इलेक्ट्रोमैकेनिकल सिस्टम। इनके लिए भी अलग तरह की मटेरियल की रिक्वायरमेंट होती है। ये सब सारी चीज़ें डेवलप हुई हैं। तो आगे धीरे धीरे करके हम जो डिफरेंट क्लासिफिकेशन हमने मटेरियल को पढ़ा, उनके बारे में हम लोग उनकी प्रॉपर्टीज और एप्लीकेशन के बारे में एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग अब बात करते हैं मेटल सॉलिडिफिकेशन की, कि मेटल जो है जब सॉलिडिफाई होता है तो उसका पैटर्न क्या होता है, सॉलिडिफिकेशन ऑफ मेटल। तो अगर हम सॉलिडिफिकेशन ऑफ मेटल की बात करें तो सॉलिडिफिकेशन ऑफ मेटल में क्या होता है कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल मेटल बैक इनटू सॉलिड स्टेट। ये किसी भी सॉलिडिफिकेशन के लिए एप्लीकेबल है। कि मेल्टिंग में क्या होता है कि मेटल कोई भी सब्सटेंस सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होता है। अगर सॉलिडिफिकेशन की बात करें तो लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट होता है। तो सॉलिडिफिकेशन ऑफ मेटल की बात करें तो इसमें मोल्टन मेटल जो है फिर से वापस सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट होता है। इसकी वजह से उनमें कई सारे चेंजेस होते हैं। और जो सॉलिडिफिकेशन प्रोसेस है वो प्योर मेटल और एलॉय के लिए अलग अलग होता है, कई सारे फैक्टर पर डिपेंड करता है। इसलिए हमें इन्हें स्टडी की जरूरत पड़ती है कि हम समझ पाए कि अलग अलग मटेरियल में जो पैटर्न ऑफ सॉलिडिफिकेशन है वो किस किस तरह का होता है। तो अगर हम बात करें प्योर मेटल की, तो प्योर मेटल जो है सॉलिडिफाई करता है या फ्रीज करता है एक खास टेम्परेचर, फिक्स टेम्परेचर, उसकी फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। और वही फ्रीजिंग पॉइंट उसके मेल्टिंग पॉइंट के बराबर होता है, क्योंकि जब हम हीट करेंगे तो उसी मेल्टिंग पॉइंट पे वो मेटल पिघलेगा। और कोई लिक्विड मेटल है अगर उसको फ्रीज करना है, अगर उसको जमना हो तो उसी टेम्परेचर पे आके वो जमना शुरू करेगा। ठीक है, तो ये जो मेल्टिंग पॉइंट है प्योर मेटल का वो वेल नोन होता है और डॉक्यूमेंटेड भी है कि अलग अलग मेल्टिंग पॉइंट जो होते हैं उनका, अलग अलग मेटल जो होते हैं उनके मेल्टिंग पॉइंट क्या होते हैं, सबसे सारी चीज़ें हैं एक्सपेरिमेंटली ये ऑब्जर्व किया गया है, पता किया गया है। नेक्स्ट, ये अगर हम इस डायग्राम को स्टडी करें, ये जो डायग्राम आप देख रहे हैं ये इसको सॉलिडिफिकेशन कर्व कहते हैं, ये कूलिंग कर्व प्योर मेटल के लिए, प्योर मेटल के लिए कूलिंग कर्व है। तो एक्स एक्सिस ये है, एक्स एक्सिस हमारा, और ये है वाई एक्सिस। तो एक्स एक्सिस पे अगर हम देखें तो इस पे टाइम मेंशन है और वाई एक्सिस पे टेम्परेचर मेंशन है। तो टेम्परेचर और टाइम में एक रिलेशन होता है जब कूलिंग होती है।
तो इनिशियली जब जो मोल्टन मेटल होता है, जब उसको हम पोर करते हैं, उसको पोरिंग टेम्परेचर कहते हैं। तो उस पोरिंग टेम्परेचर में मोल्टन मेटल को पोर करते हैं, तो धीरे धीरे टाइम के साथ साथ जो उसका टेम्परेचर है वो पहले घटता है पोरिंग टेम्परेचर। उसके बाद क्या होता है कि अब धीरे धीरे वो लिक्विड कूल होता है। जब कूल होता है तो टाइम भी बढ़ती है और टेम्परेचर घटता है, तो टाइम के रेस्पेक्ट में टेम्परेचर धीरे धीरे कूल होने लगता है। ठीक है, उसके बाद किस टेम्परेचर पर पहुंचता है, जो यहाँ पे Tm से रिप्रेजेंट किया गया है। Tm मतलब मेल्टिंग टेम्परेचर हम कहते हैं। मेल्टिंग टेम्परेचर की अगर हम बात करें तो यहाँ से शुरू है पॉइंट पे, तो यहाँ से फ्रीजिंग स्टार्ट हो जाता है। मतलब यहाँ से लिक्विड मेटल जो है वो फ्रीज करना शुरू करता है। तो इस टेम्परेचर, इस प्रोसेस में, पूरे फेज चेंज वाले प्रोसेस में, जब लिक्विड से वो सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा होता है, पूरे प्रोसेस में उसका जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट रहता है, इसके मेल्टिंग पॉइंट के बराबर होता है। तो यहाँ से मेल्टिंग, यहाँ से जो फ्रीजिंग पॉइंट जो है शुरू होता है, यहाँ से फ्रीजिंग शुरू होता है और यहाँ पे फ्रीजिंग कंप्लीटेड। अगर आप देखें तो यहाँ पे लिखा भी हुआ है फ्रीजिंग बिगिंस, फ्रीजिंग कंप्लीटेड। तो इस पॉइंट से फ्रीजिंग शुरू होता है और इस पॉइंट पे जाकर फ्रीजिंग एंड कर जाता है। टेम्परेचर उसका वही रहेगा, फिक्स टेम्परेचर पे ये पूरी तरह से फ्रीज कर जाएगा। जब पूरा सॉलिड मेटल आपका फ्रीज कर जाएगा तब जाके सॉलिड कूलिंग होगी। यहाँ से फेज चेंज हो रहा है। इस ड्यूरेशन में, अगर इस पूरे ड्यूरेशन की बात करें तो इस ड्यूरेशन में फेज चेंज हो रहा है सॉलिड का। फेज चेंज कहने का मतलब कि वो लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है, ये फेज चेंज हो रहा है। ठीक है, तो इस फेज चेंज में वो लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है। तो यहाँ पे फेज चेंज स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे फेज चेंज एंड हो जा रहा है। उसके बाद फर्दर कूल हो रहा है तो उसको हम लोग सॉलिड कूलिंग कहते हैं। उस कंडीशन में इसका जो टेम्परेचर है वो धीरे धीरे घटते 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 रूम टेम्परेचर तक पहुंच जाता है। एक खास तरह का पैटर्न होता है। ठीक है, तो इसमें अगर हम देखें तो टोटल सॉलिडिफिकेशन टाइम जो है, ये टाइम टेकन बिटवीन पोरिंग एंड कंप्लीट सॉलिडिफिकेशन होता है। अगर टोटल सॉलिडिफिकेशन टाइम की बात करें तो ये टाइम टेकन बिटवीन पोरिंग एंड कंप्लीट सॉलिडिफिकेशन। तो कंप्लीट सॉलिडिफिकेशन यहाँ पे है, सॉलिडिफिकेशन कंप्लीट यहाँ पे होता है। इसके बाद फिर सॉलिड कूलिंग होती है। तो यहाँ से अगर हम टोटल टाइम ऑफ सॉलिडिफिकेशन की बात करें तो ये यहाँ से लेके इस रीजन तक का टाइम हम कह सकते हैं। यहाँ से यहाँ तक में ये पूरी तरह से सॉलिडिफाई हो रहा है। ठीक है, पोरिंग टेम्परेचर से लेके और पूरी तरह से सॉलिडिफाई होने के टेम्परेचर के बीच का जो डिफरेंस है वही है सॉलिडिफिकेशन टाइम। ठीक है, तो जब पूरी तरह से सॉलिडिफाई हो जाता है कास्टिंग तो तब भी कूलिंग कंटिन्यू रहता है। जैसे कि जो टेम्परेचर है उसको सॉलिड कूलिंग कहते हैं और टेम्परेचर धीरे धीरे कूल होते होते उसके उस फ्रीजिंग टेम्परेचर से कूल होते होते रूम टेम्परेचर तक पहुंचता है, उसमें कूलिंग होती है। तो ये है एक नॉर्मल मोड ऑफ कूलिंग। अब हम बात करते हैं सॉलिडिफिकेशन ऑफ एलॉय। तो सॉलिडिफिकेशन ऑफ एलॉय का जो पैटर्न होता है कूलिंग का, वो नॉर्मल प्योर एलॉय, प्योर मटेरियल से या प्योर मेटल से अलग होता है। क्योंकि हमें पता है कि एलॉय जो है ये एक मिक्सचर है कम से कम दो मटेरियल का। तो दोनों मटेरियल का मिक्सचर है, दो मेटल का मिक्सचर है। तो इसका मतलब ये है कि दोनों के मेल्टिंग पॉइंट अलग अलग हो सकते हैं। तो कोई हो सकता है पहले फ्रीज करना शुरू कर दे, कोई बाद में फ्रीज करना शुरू करे। तो इसलिए इनका जो ये पैटर्न है कांस्टेंट लाइन वाला, ये पैटर्न नहीं होता है। ये थोड़ा सा स्ट्रिक्ट रहता है, थोड़ा सा इंक्लाइंड रहता है। अगर हम डायग्राम देखेंगे यहाँ से तो समझ में आ जाएगी। ये जो डायग्राम आप देख रहे हैं, इस डायग्राम में ये क्लियरली मेंशन है, ये एलॉय के लिए ही है। ठीक है, ये कूलिंग कर्व एलॉय के लिए। तो अगर हम इसमें देखें तो ये है पोरिंग टेम्परेचर, इस टेम्परेचर में पोर किया जाता है। उसके बाद फिर इस पॉइंट पे पोरिंग टेम्परेचर के बाद फिर लिक्विड कूलिंग होती है। लिक्विड कूलिंग के बाद पहुंचता है ये फ्रीजिंग टेम्परेचर पे। यहाँ से फ्रीज करना शुरू करता है, इस पॉइंट से यहाँ से फ्रीज करना शुरू करता है और यहाँ पे फ्रीजिंग कंप्लीट होती है इस रीजन में। तो अगर इस डायग्राम को देखें तो ये स्ट्रेट लाइन है नहीं, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन नहीं है, एक स्ट्रेट लाइन है लेकिन ये एक एंगल पे है। तो इसका मतलब ये है कि इस ड्यूरेशन में इसका टेम्परेचर कांस्टेंट तो है नहीं। अगर इन दोनों कंडीशन में देखें तो टेम्परेचर डिफरेंस अलग अलग है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये कॉम्बिनेशन होते हैं दो या दो से ज़्यादा मेटल के।
उनके जो मेल्टिंग पॉइंट है वो अलग अलग हो सकते हैं। तो जितने ज़्यादा कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट रहेंगे इसके मेल्टिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट में वेरिएशन उतना ही ज़्यादा रहेगा। टोटल सॉलिडिफिकेशन टाइम की बात करेंगे तो टोटल सॉलिडिफिकेशन टाइम इसके पोरिंग टेम्परेचर से लेके और कंप्लीट फ्रीजिंग तक के लिए जो टाइम रिक्वायर्ड है वही है, इसी को हम लोग कहते हैं टोटल सॉलिडिफिकेशन टाइम। ये एक पैटर्न बनाया गया है इसी के हेल्प से। ये जो डायग्राम आप देख रहे हैं, अगर अलग अलग प्रेशर पे अलग अलग कंडीशन में इसका डायग्राम बनाया जाए तो हमें इस तरह का कर्व मिलेगा। इसमें इन्हीं दोनों पॉइंट्स को मिला दिया गया है। ये जो दो पॉइंट्स दिख रहे हैं जहाँ से फ्रीजिंग स्टार्ट हो रहा है, जहाँ पे फ्रीजिंग एंड हो रहा है, तो इन्हीं पॉइंट्स को मिला दिया गया है अलग अलग कंडीशंस में, तो हमें ये ग्राफ मिलता है। इस ग्राफ में अगर हम देखें तो इस ग्राफ में 50% कॉपर है और 50% इसमें कॉपर और निकल का परसेंटेज दिया हुआ है। इसमें दिया हुआ है कि इस पॉइंट पे निकल 100% है, कॉपर 0 है, और इस एंड पे कॉपर 100% है, निकल 0 है। बीच वाला पॉइंट जो है इसमें 50% कॉपर है, 50% निकल है। इस कंडीशन में अगर कंपोजिशन है अगर ये वाला कि 50% कॉपर 50% निकल है, तो उसके लिए ग्राफ इस तरह से बनेगा जो ये यहाँ पे शो किया गया है। ये 50% कॉपर 50% निकल के लिए हम ये ग्राफ कह सकते हैं कि ये उसके लिए ग्राफ है। इसमें अलग अलग हिस्सों के बारे में बात करते हैं। इसमें अलग अलग तरह के एलॉय बनते हैं, अलग अलग तरह का इनका कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व होता है अकॉर्डिंग टू देयर क्रिस्टल स्ट्रक्चर एंड देयर कंपोजिशंस।